निल्स बोहर ने ये कहा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अस्थायी कक्षाओं में घूमते हैं। रदरफोर्ड ने क्या कहा बताओ? ये चीजें याद होनी चाहिए क्योंकि ये पूछेगा। ठीक, निश्चित कक्षाओं ठीक है चक्कर लगाते हैं। ठीक, अब चक्कर लगाएंगे तो किस वेग से लगाएंगे ये भी हमको जानना है। तो हमने यहाँ पर चक्कर लगाने की बात ठीक निश्चित कक्षाओं की त्रिज्या का निर्धारण हमने कर लिया है और यहाँ पर उस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा किस वेग से गति करेगा इसके बारे में भी हमने जान लिया है। ये दोनों चीजें आपको एकदम याद होनी चाहिए अक्षरशः। ठीक, ये चीजें इसलिए याद होनी चाहिए क्योंकि अभी हम जा रहे हैं आवर्तकाल निकालने। आवर्तकाल निकालने जा रहे हैं ना और आवृत्ति निकालने जा रहे हैं। ठीक, तो आवर्तकाल और आवृत्ति जब निकालने जाओगे तो इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, थोड़ा सा हमारी एक बात पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमने लिया है जेड ई स्क्वायर। जेड ई स्क्वायर मतलब क्या है? जेड ई इंटू ई है। हाँ, तो जेड ई इंटू ई है, इसका क्या तात्पर्य बताएंगे? जेड ई इंटू ई का क्या तात्पर्य है बोले? मतलब परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10 पर -10 मीटर ना। लिखवाए नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10 पर -15 मीटर ना। इतना बात तो याद है। इन दोनों का मतलब समझते हो क्या है? हाँ, ये बकरा फील्ड देख रहे हो? हाँ, इस बकरा फील्ड के बीचों बीच में ये वो मच्छर बैठा हुआ है, हुआ नाभिक। कल्पना कर लेते हैं, आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि नाभिक क्या है। हाँ, तो ये जो बकरा फील्ड आपको दिखाई दे रहा है ना, इस बकरा फील्ड के बीचों बीच में एक मच्छर बैठा हुआ है, वही हमारा नाभिक। रदरफोर्ड ने ये बात कही थी ना कि जो हमारा परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। और जो अधिकांश भाग खोखला होता है उसमें कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, बस उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु में होता है। ठीक, निल्स बोहर ने जो है अपना पूरा एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं तो उनकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी और उसका वेग कितना हो जाएगा? ठीक, अब यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर बार बार ये बातें आ रही है जेड ई स्क्वायर। ठीक, यानी जेड ई इंटू ई है, उसी को हम जेड ई स्क्वायर करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये नाभिक है और ये कक्षा है। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन होता है ना, और यहाँ पर क्या होता है? प्रोटॉन होता है ना, और वो प्रोटॉन किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोटॉन रहे होंगे, तो उसी को बोला गया परमाणु क्रमांक इंटू एक प्रोटॉन। ठीक, तो उसी को जेड ई बोला गया है और ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आ रही है ना? यानी इसलिए यहाँ पर जेड ई लिखा जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिएगा आर्यन का संबंध बना हुआ है। आर्यन का संबंध क्या बना है समझ कर देखिएगा। इसमें बताओ कि क्या क्या तुमको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है? भाई जाहिर सी बात है कि एन को और जेड को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कांस्टेंट है। आर्यन में अगर एन को और जेड को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि आर्यन का जो संबंध है वो प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर के रूप में जा रहा है और आर्यन का जो संबंध है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/z के रूप में जा रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक, ये बहुत बड़े बड़े निष्कर्ष निकले। ये आपको केमिस्ट्री में नहीं मिलेंगे। कक्षा 11 की केमिस्ट्री की बुक को अगर आप देखोगे तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन यहाँ पर एक एक बातें समझ में आएंगी। इलेक्ट्रॉन का एक एक बात समझ में आएगा। ठीक, इसलिए क्योंकि हमारा यहाँ
पढ़ने का तरीका ही बदल गया, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक, तो जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो भौतिक है, यानी हमको दिखाई देगा वो, तो उसको देखने का प्रयास करें। कितनी बातें समझ में आ गई? चलो वेग की बात कर लेते हैं। यानी जो हमारी 9वीं कक्षा है, जिसकी हमने त्रिज्या का निर्धारण किया है, वो हमको पता चला है कि जो आर्यन है वो 9वीं कक्षा के वर्ग के समानुपाती और परमाणु क्रमांक के व्युत्क्रमानुपाती। इसी प्रकार से इसके वेग की बात कर रहे हैं। वेग में देखो तुमको क्या कांस्टेंट दिखाई दे रहा है? वेग में तुमको क्या कांस्टेंट दिखाई दे रहा है? हाँ, अगर हम n को छोड़ ले तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। z को और n को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है ना। यानी vn जो है वो प्रोपोर्शनल टू z के हो रहा है और vn इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/n के हो रहा है। इस संबंधों को हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है। किया है कि नहीं किया है? आपने देखिए 9वीं कक्षा की त्रिज्या भी निकाला है और 9वीं कक्षा का आपने वेग भी निकाला है कि नहीं? अब इसी दोनों यानी त्रिज्या और वेग के आधार पर हम आवर्त काल और आवृत्ति का निर्धारण करें। समझिए, हेडिंग मैंने डलवाया होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या? 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति और आवर्त काल। चलो थोड़ा सा आवर्त काल और आवृत्ति की बात कर लेते हैं। हमको उम्मीद है कि इसमें कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो आवृत्ति की परिभाषा नहीं जानता हो। सभी आप इंटेलिजेंट हैं, मजाक नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आवृत्ति की एक सिंपल सी परिभाषा जो जानना चाहिए वो आप जानते हो। क्या होता है भाई? बोले, आवृत्ति क्या बताता है? एक निश्चित समय में एक निश्चित समय में चक्करों की संख्या बताता है। यानी कोई भी जो पार्टिकल है, ठीक है ना, वो कितना चक्कर मारता है, यही तो। अच्छा, दूसरी बात, आवर्त काल क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट कर दिया जाए, यानी जो चक्कर हो रहा है उसमें कितना समय लग रहा है। अब इसको अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से कहें तो हम ये कहते हैं कि भाई प्रति सेकंड चक्करों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ठीक, और दूसरा चीज आवर्त काल की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि 1 सेकंड में, यानी अगर कोई कण है एक चक्कर कितने समय में करता है वो उसका आवर्त काल कहलाता है। यही बात बोलते हैं ना। तो ये तो परिभाषा हो गई, लेकिन इसको फील कैसे करो? अब आवर्त काल और आवृत्ति में तुमको क्या यहाँ संबंध दिखाई दे रहा है? परिभाषा से कुछ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फील करने का प्रयास करो कि यहाँ पर कुछ बातें आपको देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि आवर्त काल में और आवृत्ति में आपको कैसा संबंध महसूस हो रहा है, बताएं। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं है? आवर्त काल और आवृत्ति दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। आवर्त काल क्या है? आवर्त काल क्या है? परिभाषा हो चुकी है, लेकिन आवर्त काल को तुम लोगों ने क्या समझा? एक समय समझा, एक समय समझा है। अच्छा, आवृत्ति को आपने क्या समझा है? आवृत्ति को क्या समझा है? एक संख्या समझा है। एक संख्या समझा है। दोनों के मात्रक क्या होंगे? दोनों के मात्रक क्या होंगे? तो आवर्त काल का मात्रक चूंकि समय को निर्धारित कर रहा है, इसलिए उसका मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक, आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? बताओ। तो अभी तुमने स्पष्ट संबंध निकाला है कि आवृत्ति और आवर्त काल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी 1/, समय हो रहा होगा, 1/, सेकंड हो रहा होगा। इसी का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहां से आवर्त काल अगर निकालना हो, ठीक, ये निकाले हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये बताइए कि यहां पर हम देख सकते हैं आवृत्ति, यहां पर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/, क्या होगा? आवर्त, यही होता है ना। इसका मतलब है कि अगर हम आवर्त काल जान जाए तो हम आवृत्ति निकाल सकते हैं। अगर हम आवर्त काल जान ले तो हम आवृत्ति निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? बोलिएगा। अगर हमको आवर्त काल पता चल जाए, इलेक्ट्रॉन का आवर्त काल पता चल जाए
तो ये बताइए कि हम यहाँ पर इसकी आवृत्ति जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं? अब थोड़ा सा पता करिएगा कि आवर्त काल निकलेगा कैसे। यानी आवर्त काल बराबर होगा क्या? अभी आपने आवर्त काल को क्या निर्धारित किया है? बोले आवर्त काल को आपने क्या निर्धारित किया है कि यह एक समय होता है। हाँ, यह एक समय होता है, ठीक। जो इलेक्ट्रॉन एक चक्कर घूमेगा तो उसमें जितना भी समय लगा होगा, जैसे कहने का मतलब है कि ये हमारा क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इसी पर तो घूम रहा होगा। हाँ, तो जब इलेक्ट्रॉन इस पर घूम रहा होगा तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा होगा, वही तो उसका आवर्त काल कहलाएगा। हेलो, हाँ, 11 वालों को 3 बजे से पढ़ाएंगे, बाकी हम फोन करके टाइम बताएंगे। हाँ, समझना थोड़ा सा। अभी बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन जब एक चक्कर मारा होगा तो कितना दूरी गया होगा? आप ही बता दो। नहीं, दूरी कितना दूरी गया होगा? इलेक्ट्रॉन जब ये एक चक्कर मारा होगा तो इलेक्ट्रॉन का मार्ग आप जानते हो कि वो वृत्ताकार है। हाँ, तो जब ये एक चक्कर मारा होगा तो कितना दूरी गया होगा? तो इस वृत्त के परिधि के बराबर गया होगा। अगर उस वृत्त की त्रिज्या को हम r मान लें, समझिएगा, उस वृत्त की त्रिज्या को अगर हम r मान लें तो यहां से हमको पता चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन 2πr दूरी तय किया होगा, ठीक। अब 2πr दूरी तय करने में इसको कुछ समय लगा होगा। हाँ, उस समय को हम आवर्त काल कहते हैं। तो बताइए कि जब ये 2πr दूरी कवर किए होंगे तो इनका कुछ वेग भी तो रहा होगा कि नहीं रहा होगा? तो जब उनका कुछ वेग रहा होगा तो वो वेग कितना रहा होगा? बोलो, हम मान लेते हैं कि उसका वेग भी रहा होगा। हाँ, यानी भी वेग से उसने 2πr दूरी को कवर किया होगा। हाँ, यानी भी वेग से उसने 2πr दूरी को कवर किया होगा, जिसमें उसको समय कितना लगा होगा? आवर्त काल के बराबर लगा होगा। हाँ, क्योंकि आप जानते हो कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। बात समझ रहा है ना? यानी यहां पर अगर हम चाहें तो आवर्त काल बराबर क्या लिख सकते हैं? तो 2πr बटे कितना वेग रहा होगा? भी रहा होगा, ठीक। अब चूंकि हम इसका आवर्त काल निकाल कहां पे रहे हैं? इसका आवर्त काल हम कहां पर निकाल रहे हैं? बताओ, बोलो। आवर्त काल हम निकाल रहे हैं 9वीं कक्षा में। 9वीं कक्षा में निकालने जा रहे हो ना, तो यानी यहां पर हम rn कर देते हैं और यहां पर वेग vn कर देते हैं। बात क्लियर? यानी यहां से P = आपका क्या निकल गया? 2πrn/vn, ठीक। अब यहां पर मुझे rn और vn का मान चाहिए। हाँ, rn का मान कितना है और vn का मान कितना है, ये मान मुझे चाहिए। हाँ, अब इस मान को अगर हम यहां पर पुट कर देंगे तो हमको आवर्त काल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ठीक, चलो आगे बढ़ो। rn का मान होता कितना है? आपने निकाला हुआ है। rn का मान होता कितना है? हाँ, आप खुद बोले, उस पर देख के मत बोले, अपने कॉपी से बोले, अपने नोट से बोले कि कितना होता है rn का मान। लिखे हैं? लिखे हैं? यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया है, ठीक है ना? लेकिन आप भी तो लिखे होंगे। क्या होता है rn का मान? तो h² एप्सिलॉन नॉट, ठीक, n² बटे कितना है? पाई m e²z। ये याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप आवर्त काल और आवृत्ति नहीं निकाल पाएंगे, ठीक ना? अब देखिएगा यहाँ पर vn का मान कितना है बच्चा? उठा लो वहां से, ze² अपान क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट h, ठीक है ना? क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब ये दोनों मान क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं।
तो यहां से t बराबर कितना आ जाएगा देख लो 2 पाई आर्यन के जगह पर क्या रखने जा रहे हो तो एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर बटे ठीक क्या हो जाएगा पाई एम ई स्क्वायर जेड ठीक। अब गुणा लगा दीजिए गुणा लगा के v का मान रख देते हैं तो v का मान जब रखोगे तो पलट के रखोगे हाँ क्योंकि इसके नीचे ही रखते ना यहाँ पर रखते तो ये गुणा में जब कन्वर्ट होता तो यहाँ पर हर वाला बात ऊपर चला जाता हाँ तो वहां पर हर आया भी है तो यहाँ पर क्या रख दोगे 2 एच एन अपान जेड ई स्क्वायर। अब कुछ सरल होने वाला हो तो उसको सरल कर दिया देखो कुछ कटने वाला है काटो इसको देखो क्या कट जा रहा है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ना और कुछ कैंसिल होने वाला अब कोई कुछ कैंसिल होने वाला नहीं यानी यहां से t बराबर क्या निकल के आ रहा है देखो 2 है ना 2 और 2 कितना हो गया 4 हो जाएगा ठीक। इसके बाद से h और यहाँ पर एक h यानी हो जाएगा h क्यूब ठीक। एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद से n स्क्वायर और n कितना हो जाएगा n क्यूब हो जाएगा अपान नीचे आ जाओ m हो जाएगा e कितनी बार है e स्क्वायर और e स्क्वायर यानी e टू द पावर 4 हो जाएगा। z कितनी बार है तो z स्क्वायर हो जाएगा क्लियर। ये हमारा क्या बन गया आवर्त का बन गया किसका इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन 8वीं कक्षा में ठीक है ना यानी 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है एक चक्कर मारने में इतना समय लेता है समझ रहा है ना यानी एक चक्कर मारने में इतना समय लेता है। चलिए यहां पर निष्कर्ष क्या निकला यहां पर निष्कर्ष क्या निकला कितनी चीजें इसमें आपको कांस्टेंट दिखाई दे रही है कितनी चीजें इसमें आपको कांस्टेंट दिखाई दे रही है तो उसमें आप कांस्टेंट मत खोजिए आप ये देखिए कि कौन कौन सी चीजें परिवर्तित होने वाली है तो कौन कौन सा चीज परिवर्तित होगा कक्षा परिवर्तित होता है अब परमाणु क्रमांक परिवर्तित होता है ये तो परिवर्तित होगा बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट होती है यानी इसका मतलब यहाँ पर निष्कर्ष हमारा क्या निकला यहाँ पर निष्कर्ष हमारा क्या निकला कि ये जो आवर्त काल महोदय है ये क्या हो जाएंगे प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब के हो जाएंगे अब और आवर्त काल महोदय इनवर्स प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर हो जाएंगे 1 अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएंगे ये तो निष्कर्ष निकला। अब हमको बताओ आवृत्ति कितनी होगी आवृत्ति कितनी होगी तो यहां पर हम दिखा देते हैं थोड़ा सा आवृत्ति 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 यानी यहां पर न्यू यूज कर दें आवृत्ति को हम न्यू अक्षर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एन का हमने यूज किया हुआ ठीक है ना तो इसलिए वहां पर न्यू यूज करना बढ़िया रहेगा। क्या होता है भाई 1/t यही ना आवृत्ति हमारी 1/t ही तो होती है यानी यहाँ पर 1/t कर सकते हो ना यानी हमको बताओ कि यहाँ पर न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा जाहिर सी बात है जो कि हमारा आया है इसी को हम क्या करें यहाँ पर सेट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा यम भाई ये वाला ऊपर चला जाएगा ना यम ई टू दी पावर 4 जेड स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 4 एच क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एन क्यूब ये हमारी क्या निकल जाएगी आवृत्ति निकल जाएगी। यहां पर क्या निष्कर्ष निकला भाई यहां पर क्या निष्कर्ष निकला क्या क्या चीजें कांस्टेंट है तो हम ये खोजे कि क्या क्या चीजें कांस्टेंट नहीं है हाँ? तो क्या क्या कांस्टेंट नहीं है भाई जेड और एन ये कांस्टेंट नहीं है यानी हमारा जो न्यू आ रहा है वो प्रोपोर्शनल टू किसके हो रहा है जेड स्क्वायर के और फिर हमारा न्यू जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/n ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक। ये हमारी होती है 8वीं कक्षा यानी 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का आवर्त काल और आवृत्ति
समझ में आ रहा है? यानी इस प्रकार से हम आवर्तकाल की और आवृत्ति की गणना करते हैं। कोई प्रॉब्लम? ठीक, एकदम अक्षरशः इसी तरह आप पेपर में अगर डेरिवेशन पूछता है तो आप ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना? ओके बच्चा, अब ये भी डालिएगा। देखिए न्यूज बोर्ड ने आप लोगों को कितनी अच्छी अच्छी बातें बता दिया। न्यूज बोर्ड ने ये बताया कि जो हमारी अस्थायी कक्षा है उसकी त्रिज्या क्या होती है, जो अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस वेग से गति करते हैं। उन्होंने ये बताया कि जो अस्थायी कक्षा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने समय में गति कर लेते हैं, हाँ? कितने समय में गति कर लेते हैं, यानी आवर्तकाल दे दिया उन्होंने, ठीक। और आवर्तकाल के साथ साथ उन्होंने आवृत्ति के बारे में भी बता दिया। अब एक चीज और रह गई, क्या रह गया कि भाई उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, हाँ? ये भी तो बात होनी चाहिए। यानी अस्थायी कक्षा में जो हमारा इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहा है उसकी ऊर्जा कितनी होनी चाहिए। तो बताओ ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा किसे कहते हैं? हम जानते हैं, आप बड़े इंटेलिजेंट है, आप बहुत अच्छा परिभाषा करेंगे, ठीक है ना? यानी कार्य करने की दर को कहेंगे, हाँ यही कहेंगे ना? और कुछ कहने वाले हैं? अरे भाई जब वो क्या बोलते हैं विनाशी है ही नहीं तो कहां से ऊर्जा की परिभाषा? आप बताओ ऊर्जा क्या होगी? लेकिन उसका अनुभव तो हम करते हैं। जैसे मान लो कि द्रव्यमान की कोई परिभाषा नहीं होती है, ऊष्मा की कोई परिभाषा नहीं होती है, हाँ? प्रकाश की कोई परिभाषा नहीं होती है। तो ये सारी चीजों की परिभाषा नहीं होती है, लेकिन ये है कि नहीं तो उसका हमको फीलिंग होनी चाहिए ना, अनुभव होना चाहिए। तो उस अनुभव के आधार पर आप ऊर्जा को क्या कहोगे? बोलो। इस समय आपके अंदर कौन सी ऊर्जा है? अभी थोड़ा सा चलने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी वो गतिज ऊर्जा कहां से मिली आपको? वो गतिज ऊर्जा मिली कहां से? आपने स्थितिज ऊर्जा को ही तो परिवर्तित किया है। यानी हमको लगता है कि अगर ऊर्जा को हम इस तरह कहें कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होगा या संपूर्ण योग होगा वही हमारी ऊर्जा होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन जब एक अस्थायी कक्षा में घूम रहा है तो उसकी कुछ ऊर्जा होगी। अब ये ऊर्जा दो प्रकार से होगी भाई। ऊर्जा तो आप जान गए ना कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। अब इलेक्ट्रॉन जब कक्षा में घूम रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी नहीं होगी, हाँ? अब वो गतिज ऊर्जा कितनी नहीं होगी बताएं? तो आपको सब कुछ पता है, यानी इलेक्ट्रॉन का वेग पता है तो निश्चित रूप से उसकी गतिज ऊर्जा आप बता सकते हैं। क्या? 1/2 m v m स्क्वायर कह दीजिए, क्योंकि आप एमई कक्षा में जानेंगे। अच्छा, उस इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा भी तो रहती होगी, बोलिए। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो स्थिर वैद्युत बल है वो आपका स्थितिज ऊर्जा का काम कर रहा हो। हाँ बताओ, हाँ बोलो, हाँ पढ़ा, हाँ बिल्कुल, हाँ सूचना देंगे 3 बजे पढ़ाएंगे। समझ गया ना? यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो कुल ऊर्जा हो, मिटा दे इसको ना, हेडिंग डाल दो। यानी कक्षा में
इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा यानी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा यानी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा बढ़ गया है ना। अब बताओ ये ऊर्जा किसके बराबर है? तो आप कहोगे सर ऊर्जा की परिभाषा होती है गतिज ऊर्जा आप प्लस स्थितिज ऊर्जा।